नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खी अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। तो पीएम मोदी के सोशल मीडिया एक्स पर अब तक 10 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं, यानी कि 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। और दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता के साथ जगह दी है। इस खबर को आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए एक्स पर 10 करोड़ के पार हुए मोदी के फॉलोअर्स, इस खबर को जगह दी है दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर। तो एक और उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है। चलिए खबर थोड़ी डिटेल में भी आपको बता देते हैं। पिछले 3 वर्षों में फॉलो करने वालों की संख्या 3 करोड़ तक बढ़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 3 करोड़ 81 लाख फॉलोअर्स हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में लगातार बनी हुई है। और एक्स पर आपको बता दें फॉलो करने वाली की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। अच्छा, इस बीच सुरभि ये बाकी में बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बहुत अच्छा ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि इस जीवंत माध्यम पर आकर खुश हूं और चर्चा, बहस, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना, बहुत कुछ का मैं आनंद लेता हूँ। वाकई, और उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यानी कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे यूट्यूब पर हो या फिर एक्स हैंडल पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, उनकी जो फॉलोअर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और खासतौर पर एक्स, जहां पर सबसे ज्यादा कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल लोगों से अगर आपको मिलना है, उनके सुझाव को जानना है, उनके उस मानसिक तौर को समझना है कि आखिर किस प्रकार का वो ट्वीट करते हैं और सभी खबरों को लेकर के उनके क्या विचार होते हैं, तो ऐसे में आप एक्स हैंडल से जुड़ जाइए। और ऐसे में अगर एक्स हैंडल पर गौर किया जाए तो तमाम पॉलिटिशियंस, और सिर्फ दीपिका भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी अगर देखें तो केवल ऐसे प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। देखिए, विपक्षी नेताओं से कई गुना अधिक लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री मोदी। हम पहले भी कहते थे सुरभि की प्रधानमंत्री मोदी सर्वमान्य नेता है। जितना प्रेम उनको हमारे देश में मिलता है, तो पिछले 10 सालों में आप देखेंगे ना, तो प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है तभी से ज़्यादा बनी हुई है। और यदि देखा जाए भारत का जो प्रभुत्व है वो कहीं ना कहीं 10 साल के भीतर और मजबूत हुआ है। और इसका श्रेय हम कह सकते हैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और यही कारण है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत की ग्रोथ भी हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस पर भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और इसी कारण एक्स हैंडल पर अब प्रधानमंत्री के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मणिपुर में नहीं हो रही शांति की स्थापना। उपद्रवियों के हमले में एक सीआरपीएफ के जवान बलिदान हुए हैं। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। तो फिलहाल आपको बता दें, ताज़ा घटना में उग्रवादियों ने हमले में सीआरपीएफ के एक जवान का बलिदान दिया। वहीं मणिपुर पुलिस का एक जवान शहीद भी हुए। इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना रविवार सुबह की है, जहां हजारीबाग जिले में मोंगबंग गांव में हुई। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया। तो बिल्कुल देखिए, अमर उजाला में इस खबर को आप देख पाएंगे और ये पहले ही पृष्ठ पर आपको, यानी पहले ही पन्ने पर आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी, जहां पर मणिपुर का जिक्र मिलता है कि किस तरीके से मणिपुर में हिंसा की आग जो कि आज भी धधक रही है, भड़क रही है। और यहाँ पर अभी भी कुकी और मैते समुदाय के बीच में जो एक वाद प्रतिवाद का जो समय हमने देखा, जो तस्वीर हमने देखी कि किस तरीके से आग में बुरी तरीके से झुलस रहा है मणिपुर, और यहाँ की आग अभी भी शांत नहीं हुई है। लेकिन इसी उपद्रवियों के हमले में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया है। और साथ ही इसे एक सर्वोच्च बलिदान के तौर पर भी आप देखेंगे, क्योंकि इस बीच में जहां एक और सुरक्षा बल भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस हिंसा की आग को किसी भी कीमत पर समाप्त किया जा सके। तो दीपिका, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आखिर मणिपुर की आग कब शांत होती है। जाहिर सी बात, देखिए मणिपुर जो है पिछले 1.5 साल से लगातार जलता हुआ हमें नजर आ रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी क्या कार्य योजना बनाई जाए, ऐसी कौन सी रणनीति अख्तियार की जाए जिससे इस आग से झुलसने से मणिपुर वासी बच सके। देखिए, आपने देखा होगा लगातार मणिपुर जब से झुलस रहा है तब से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और एन बीरेन पे भी कई बार, जो कि सीएम है वहाँ पे, कई बार उन पर भी सवाली निशान खड़ा हो गया कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आप 2 समुदाय के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है
उसको आप शांत नहीं करवा पा रहे हैं। और यही बात जो है केंद्र पर बार बार उठती है, विपक्ष इसी को लेकर सवाल खड़े करता है। हाल ही में सुरभि आपने भी देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने भी मणिपुर का दौरा किया, राहत शिविरों में भी गए थे, वहां के लोगों से मुलाकात की थी, उसके बाद भी अभी भी जो घटनाएं वो नहीं रुक रही हैं। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल, देखिए मणिपुर में इस पूरे मामले को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने ये जरूर सुना होगा कि वर्चस्व की लड़ाई है मणिपुर में। कुकी और मैती समुदाय दोनों ही आपस में जिस तरीके से टकरा रहे हैं, उसके पीछे मुख्य वजह यही है कि पहली अगर जमीन को लेकर के बात की जाए कि जमीन का एक क्षेत्र है, उस टुकड़े के लिए लड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मैती समुदाय का वर्चस्व होना चाहिए, तो वहीं कुकी समुदाय कह रहा है कि यहाँ कुकी समुदाय का वर्चस्व होना चाहिए। और ये पूरी लड़ाई वर्चस्व की है और इसी को लेकर के इस वक्त जहां एक और लगातार ये कोशिश की जा रही है तमाम नेताओं की तरफ से भी कि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके, लेकिन बीच का रास्ता अब तक भी निकल नहीं पा रहा है। और दीपिका, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया 1.5 साल का समय, ये कम अंतराल नहीं होता है, लेकिन इसमें भी अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो बीच का रास्ता ढूंढे कैसे? देखिए 1.5 साल तो हमें वक्त बता रहे हैं जब इस कह सकते हैं दो समुदायों में उग्रता बढ़ी है जी। ये जो उग्रता है ये कहीं ना कहीं 1.5 साल से पहले की है, ये लंबा वक्त हो गया है। समस्या ये है कि तब से लेकर अब तक इस समस्या पर ध्यान नहीं क्यों दिया गया, और ध्यान तभी दे दिया जाता, शुरुआत में भी इस पे ख्याल रखा जाता, जो आज हम दिन देख रहे हैं वो शायद हमको देखने को नहीं मिलता। मणिपुर हमारा एक ऐसा हिस्सा है जो वाकई में पूर्वोत्तर का ऐसा हिस्सा है जो कहते हैं दिल्ली से बहुत दूर है। दिल्ली से दूर होने के नाते हम मणिपुर को भूल नहीं सकते। हालांकि समय समय पर तमाम जो नेता है केंद्र के वह इसका दौरा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इन समुदायों को एक साथ नहीं लाया जा पा रहा, जो कि अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। और यही एक वजह भी रही कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि पिछली मरतबा पिछले साल भी जब कहा गया था कि सरकार जो है या फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है मणिपुर को अपनी बात रखें, मणिपुर को लेकर अपने विचार रखें, ऐसा होता नजर नहीं आया। तभी से अभी तक ये जा रहा है कि जो जल रहा है मणिपुर, आखिरकार ये कब तक जलेगा, क्यों इसके लिए एक बीच का सलूशन अख्तियार नहीं कर पा रही पार्टियां। बिल्कुल, तो इस खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। और अगली बड़ी खबर जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट के गुजारा भत्ते के फैसले पर अब विवाद शुरू हो चुका है। देखिए मुस्लिम बोर्ड ने कहा कोर्ट का ये फैसला नामंजूर है। दैनिक जागरण ने इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है। देखिए साफ तौर पे आपको बता दें कि गुजारा भत्ते का जो फैसला है वो नहीं है। हाल ही में आपको बता दें किस तरीके सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि गुजारा भत्ते का जो अधिकार है वो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी हैं, तो शरीयत से मतभेद पैदा करता है गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है। आपको बता दें तलाकशुदा महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता भीख है, ये स्वीकार नहीं होगा। वर्किंग कमेटी की बैठक में यूसीसी के विरोध सहित तमाम 8 प्रस्तावों को इसमें पारित भी किया गया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करार दे दिया। लेकिन इसमें यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद से गुजारा भत्ता मांगने की अनुमति दी गई थी, तो बोर्ड उत्तराखंड में पारित समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून को भी चुनौती देगा, ये माना जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसका जिक्र किया गया था कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्वतंत्रता थी आप वो छीनने की कोशिश हमसे कर रहे हैं, और इसी के तहत उन्होंने ये कहा है कि ये तो एक भीख के रूप में हो जाएगा। अगर किसी भी महिला को जो कि तलाकशुदा है और उसे अगर भत्ता देने की बात कही जाती है तो ये भीख है। लेकिन दीपिका, अगर आप किसी महिला को तलाक देते हैं और वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो ऐसे में भत्ता किसी भी धर्म में देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि वो अपने बच्चे का भी पालन पोषण कर सके। देखिए अपना अधिकार होता है महिला का जी, जाहिर सी बात है, उसी अधिकार को दोहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर एक लाइन आपको बताना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को अपने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय राजनीति को गहरे से प्रभावित करने वाले शाहबानो मामले की याद दिलाई। अब जरा इस मामले को थोड़ा आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिएगा। शाहबानो मामले को याद दिलाते हुए एक बार फिर से रेखांकित किया। इसमें कहा गया कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारे भत्ते का हकदार हैं। फैसले में एक साथ 3 तलाक रोकने के लिए लाए गए कानून मुस्लिम महिला
विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दिए गए गैर कानूनी तलाक की पीड़िता को गुजार भत्ते के बारे में व्याख्या दी गई है। आपको याद होगा 3 तलाक ऐसा मुद्दा था सुरभि जिसको लेकर मुस्लिम महिलाएं काफी आहत थी, और जब ये फैसला लिया गया तब मुस्लिम महिलाओं के चेहरे पर एक अलग सी खुशी चली गई थी। उन्होंने कहा था किस तरीके से आप फोन के जरिए भी 3 तलाकों को दे सकते थे, लेकिन जब से इसको कानून में लाया गया तब से कह सकते हैं कि इसमें 3 तलाक में कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई है। और अब देखिए गुजारा भत्ता जब देना होगा ना, तब इंसान तलाक देने के बारे में भी 100 दफा सोचेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपने बिल्कुल ठीक कहा दीपिका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको सोचना और विचारने की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी महिला को तलाक देते हैं तो फिर आखिर वो कैसे अपना जीवन आगे व्यापन करेंगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके सामने भी खड़ा होता है। तो आगे अगर ये रूल के तौर पर अख्तियार कर लिया जाता है तो फिर ऐसे में हर किसी को सोचना होगा कि क्या ये कदम लेना सही है या गलत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव की मंथन बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अति आत्मविश्वास की वजह से सीटें कमाई हैं। देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, तो फिलहाल देखिए दैनिक जागरण की भी खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अति आत्मविश्वास और अपेक्षाएं ने हमें चोटिल किया और अब हमें सीख लेने की जरूरत है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। कल आपको बता दें कार्य समिति की जो बड़ी बैठक हुई थी, उस बड़ी बैठक में हर एक एंगल से जांच पड़ताल की गई थी, हर एक लूप होल्स को खंगालने की कोशिश की गई थी। आखिरकार क्या वजह है जो कि सीटें कमाई, देखिए सुरभि और तमाम चीजें बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा 2027 में फिर से भाजपा का परचम लहराया जाएगा, सांसद से लेकर पार्षद तक सभी अभी से ही जुट जाएं। इंटरनेट मीडिया पर अति सक्रिय हो नेता व कार्यकर्ता, तत्काल करें अफवाहों का खंडन। बिल्कुल देखिए, दरअसल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, तो इसको लेकर उन्होंने पहली बार खुल करके बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश से हमने सीटें गंवाई या भारत के अलग अलग राज्यों से हमने सीटें गंवाई, तो इसके पीछे प्रमुख कारण अति आत्मविश्वास है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है, और दीपिका जरूरी भी है क्योंकि आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। अगर यही आत्मविश्वास बना रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि और भी सीटें गंवा दे। देखिए ये सबसे बड़ी बात थी कि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, लोकसभा की 80 लोकसभा सीटें आती हैं, और जब लोकसभा में प्रदर्शन देखा गया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, बहुत निराशाजनक प्रदर्शन बीजेपी का रहा था। और यही एक बड़ी बात है जब बीजेपी में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई। देखिए विधानसभा चुनाव तो हम फिर भी कह सकते हैं कि दूर हैं, इससे पहले किस तरीके से उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों पर फोकस करना होगा, क्योंकि उपचुनाव को हमेशा से विधानसभा चुनाव का एक लिटमस टेस्ट कहा जाता है। इस पर आप किस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ये हमेशा देखा जाता है। अच्छा, इस वक्त हम देखें कि योगी आदित्यनाथ लगातार इस वक्त साफ तौर पर मीटिंग्स कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि तमाम तरीके से सीटों को मजबूत करना, अपनी तमाम जो खोई हुई साख है, हम ये कह सकते हैं, जी हाँ, अतिशयोक्ति भी नहीं कि साख ही है जो लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने खो दी उत्तर प्रदेश में, उस साख को वापस लौटना होगा, उस साख को वापस लौटाना होगा। ये एक बड़ी चुनौती अब आदित्यनाथ के लिए भी खड़ी हुई है। बिल्कुल, और यही कारण भी है जिस वजह से कार्य समिति की बैठक अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से बुलाई गई है। तो वहीं जिस तरीके से बीते कल आपने देखा था कि कैसे कार्य समिति की बैठक उत्तर प्रदेश में बुलाई गई थी और योगी आदित्यनाथ ने तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम नेताओं से बातचीत करते हुए, संबोधित करते हुए उनको कहा था कि इस पर गौर करने की जरूरत है कि अति आत्मविश्वास आपको क्या वाकई रखना चाहिए या नहीं। क्योंकि हमने देखा दीपिका अयोध्या में कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने तो धरातल पर उतर करके जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया था, लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया था। उन्हें यह लग रहा था कि अगर हमने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया तो फिर आम जनता का वोट हमें जरूर मिलेगा, और बुरी हार मिली वहां। देखिए यही आपने जिक्र जो किया अयोध्या की ऐसी सीट जिसमें सभी ने कहा था कि आंखें बंद करके ये बीजेपी के पक्ष में चली जाएगी सीट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप समझिए कि जनता के मन में क्या चल रहा है। आप जनता के मन को समझना बहुत ज़रूरी होगा, उन तमाम लूप होल्स को वक्त रहते सही करना होगा, उन कमियों को सही करना होगा जिसमें एक बड़े पैमाने पे सीट बीजेपी ने फिलहाल गंवा दी।
चलिए खबरें आगे और भी होंगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है और खबर दिल्ली से। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर गंभीर आरोप देखने को मिला। दरअसल उनका ये कहना है कि जेल में सीएम केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये खबर आप द हिंदू में देख पाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर के दिल्ली की सियासत इस वक्त किस तरीके से गरमाई हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है और वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी को दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी नेता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं आतिशी का यह कहना है कि क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे मौत के घाट उतारा जा सके। तो आम आदमी पार्टी लीडर के तौर पर इस वक्त आतिशी खास तौर पर उभर करके सामने आ रही हैं और वो अरविंद केजरीवाल के तहत अपनी आवाज को ज्यादा मुखर तौर पर हर किसी के सामने रख रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जब आपको पता है अरविंद केजरीवाल की तबीयत नासाज है तो क्या जानबूझकर उनको सलाखों के पीछे रखा जा रहा है ताकि उनकी हत्या की जा सके। देखिए, कोई पहली मर्तबा नहीं है जब आप इस तरह के बयानबाजी दे रहे हो। हम खबर भी आपको दिखा रहे हैं, सुरभि भी आपको खबर बता ही रही थी कि आखिरकार आप लीडर्स हिट्स आउट द बीजेपी ओवर द केजरीवाल्स हेल्थ एलेक्स कॉन्स्पिरेसी टू किल हिम इन जेल। देखिए, यह बड़ी बात हो गई है, क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दें कि तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर हम कह सकते हैं कि स्वाति मालीवाल हो या फिर तमाम तरह की का मामला भी हो, इन तमाम मामलों को लेकर हमेशा घेरने की कोशिश की गई। आतिशी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल का लगातार जो स्वास्थ्य लेवल है वो लगातार गिर रहा है और हमेशा से उनकी डायबिटिक का जिक्र हमेशा करती हुई नजर आई है कि देखिए कि उनको डायबिटीज़ के मरीज हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी एक कॉन्स्पिरेसी कर रही है, एक षड्यंत्र रच रही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर ही नहीं आने दिया जाए। उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, बावजूद इसके उनकी जमानत को नहीं माना जाता, उनको बाहर नहीं आने दिया जाता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक षड्यंत्र उनको मारने के लिए कर रही है। लेकिन वहीं देखिए, आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने लगाया तो अब इसी मामले में दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा है कि कोशिश ये की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कैसे इस मामले में गुमराह किया जा सके पूरे देशवासियों को, क्योंकि एक और आम आदमी पार्टी अपने ईमानदारी की गवाही हर किसी के सामने रखने की कोशिश करती है लेकिन हर बार फेल हो जाती है, क्योंकि उन पर अब तक कई बड़े आरोप लग चुके हैं और बीजेपी की तरफ से बार बार इन मुद्दों को गिराया भी जा चुका है। चाहे वो जल घोटाला रहा हो, शराब घोटाला रहा हो, चाहे शिक्षा विभाग में घोटाला रहा हो, तो ऐसे मुद्दों पर लगातार बीजेपी हमलावर होने की कोशिश करती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पहले तो आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स को अब सलाखों के पीछे भेज देते दीपिका, और उसके बाद अब स्वास्थ्य को लेकर भी अगर हवाला दिया जाता है तो उसे भी दरकिनार किया जा रहा है। तो क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे? देखिए, आम आदमी पार्टी को लेकर हमेशा से कहा गया, आपने देखा होगा कि लगातार अरविंद केजरीवाल जब लोकसभा चुनाव चल रहा था सुरभि, तब भी कहा गया था कि हमको जमानत दी जाए प्रचार प्रसार करने के लिए। तब कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद जैसे ही उनकी जमानत की अवधि खत्म हो रही थी तब उन्होंने वापस से यानी कि कह सकते हैं कि जमानत को बढ़ाया जाए, ये उन्होंने कहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, आपको जमानत की अवधि बढ़ानी ही थी तो आप स्वास्थ्य कारणों का जो अब हवाला दे रहे हैं, तब आपने हवाला क्यों नहीं दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आम आदमी पार्टी भी खुद ही अपने आप में कटघरे में खड़े हो जाती है। लगातार खुद ही स्पष्ट नहीं होता कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमें ऐसा खाना दिया जा रहा है। आपको भी याद होगा, संजय सिंह भी जब जेल से बाहर आए थे तब कहा था कि खाना ऐसा दिया जा रहा है जिससे उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो अप हो जाए। यहाँ पर आपने देखा होगा, तिहाड़ जेल ये कह रहा था कि खाना हम तो देते ही नहीं है, खाना तो इन्हीं के घर से आता है। बिल्कुल, और अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए बात विधानसभा चुनाव को लेकर भी करेंगे, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद से हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने यह कहा कि हार से बीजेपी को सीख लेने की जरूरत है और यह खबर आप द हिंदू में देख पाएंगे। सीएम सुक्खू ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव में जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के मतदाताओं और भगवान के आशीर्वाद से कांग्रेस के विधानसभा में सीटें और ज्यादा बढ़ी हैं और उन्होंने एक और जहां कार्यकर्ताओं में भी मनोबल को लेकर उन्होंने तारीफ की, साथ ही उन्होंने निशाना साधने का काम बीजेपी पर भी किया कि उनको इस हार से सीख लेना बहुत जरूरी है। देखिए, इस खबर को द हिंदू ने जगह दी है
लर्न लेसन फ्रॉम द पीपल्स मैंडेट, सुक्खू टेल्स बीजेपी। जाहिर सी बात है कि अब सुक्खू बीजेपी को तमाम नसीहतें तो देंगे ही, क्योंकि परिणाम भी कुछ ऐसा ही रहा। तो accusing the BJP of the conspiring to the topple of the election state government, Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukkhu on Sunday asked the party to learn a lesson from the people's mandate, adopt the constructive on the role of the opposition। यानी कि कहीं ना कहीं opposition में जिस तरीके से बीजेपी है हिमाचल में, और कहीं ना कहीं ये सीख लेने की ज़रूरत है कि देखिए जो इस वक्त रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट से किस तरीके से सुक्खू और कांग्रेस इस वक्त अपने आप में गदगद है, खुश है, और कहा देखिए आप इस बात से सबक लीजिए। और तमाम जो अभी उपचुनाव की सीटें हुई हैं, उन पर चुनाव हुए, इसमें भी जो फेवर में आई कहीं ना कहीं हिमाचल की आई, और इसी को लेकर सुक्खू जो है वो बेहद गदगद नजर आ रहे हैं और सीख भी दे रहे हैं कि जो मैंडेट है उसको आप स्वीकारिए। बिल्कुल। और दीपिका ये समझना भी है, क्योंकि देखिए हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि कैसे बीजेपी कई राज्यों से अपनी सीटें गंवा रही है, तो एक मौका मिल गया सुखविंदर सिंह सुक्खू को, और उन्होंने इसी बहाने निशाना साध दिया बीजेपी पर कि आपको सीख लेने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कल तक जिस कांग्रेस को आप खरी खोटी सुना रहे थे, आप उनमें कमियां ढूंढ रहे थे, आज वही कांग्रेस आपको कई जगहों से अब तक हराने में कामयाब रही है। और वही सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस भी कमाल कर रही है चुनाव में। मैंडेट सबसे बड़ा जो जिक्र किया उन्होंने, मैंडेट कहा कि देखिए ये मैंडेट है, यानी कि जनता जो है वो किस तरीके से हमें चुन रही है। स्पेशली हिमाचल का जिक्र उन्होंने किया है। हिमाचल को लेकर आपने देखा होगा किस तरीके से भारी त्रासदी हिमाचल ने पिछले साल झेली। लगातार जब बरसात आई थी तब किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद से जब लोकसभा चुनाव आए थे, लोकसभा चुनाव में भी लगातार बीजेपी ने शिकंजा कसा हुआ था। कुछ सीटें ज़रूर जीती, हालांकि कंगना रनौत भी मंडी सीट से चुनाव जीती, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो जीत हुई है उपचुनाव में वह कहीं ना कहीं एक बूस्टर का काम हिमाचल में सुक्खू सरकार ने तो फिलहाल कर ही रही है। बिल्कुल, तो इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी को अब आगे आने वाले समय में भी चुनौतियों के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि आने वाले तमाम दिनों में, महीनों में, सालों में अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और विधानसभा चुनाव को लेकर ही अब हर एक एंगल से अपनी कमियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। अस्पताल में दिन दहाड़े शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इलाज करा रहे एक शख्स को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के चलते पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि फायरिंग में जान गंवाने वाले शख्स का नाम रियाजुद्दीन था, जो कि 21 दिन से अस्पताल में भर्ती था। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला, जीटीबी अस्पताल का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 32 साल के पेशेंट को गोलियों से दिन दहाड़े भून दिया गया। तो फिलहाल देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को आप पहले ही पन्ने पर देख पाएंगे, और यहाँ पर साफ तौर पर इस बात का जिक्र मिलता है इस खबर को लेकर के कि कैसे एक शख्स को जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट तो किया गया था, उसका इलाज चल रहा था, डॉक्टर्स इलाज कर भी रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ लोगों की तरफ से हॉस्पिटल पहले पहुंचा गया। उसके बाद इस शख्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई गई कि किस वार्ड में ये एडमिट है और किस चीज का इलाज कर रहा है। 32 वर्षीय ये शख्स था जिसकी हत्या की गई गोलियों से भूनकर, और इस पर अब डॉक्टर्स की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर अस्पताल लोग अपनी जान बचाने के लिए आते हैं और इस तरीके से लोग बिल्कुल कानून का खौफ भूल जाते हैं और यहां आकर दिन दहाड़े किसी की हत्या कर देते हैं, तो ऐसे में लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो कहां जाएगा? हम उन्हें क्या जवाब दे पाएंगे? जाहिर सी बात है डॉक्टर्स का परेशान होना लाजमी है, जो कि इससे पहले भी आपने देखा होगा कई मरतबा सुरभि डॉक्टर्स की जान पर ही बन जाती है। जब तीमानदार जो होते हैं मरीज के, वह डॉक्टर्स पर भी हमला कर देते थे, तब भी डॉक्टर्स का कहना था कि हमारे लिए एक ऐसे कानून की व्यवस्था की जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हमारी रक्षा हो सके। और अब देखिए हाल ही में जीटीबी में जो हुआ वह कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कैसे यहाँ पर इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई शख्स चला जाता है और दूसरे जो कि पेशेंट है उसी को ही गोली से भून दिया जाता है। फिलहाल देखना बड़ी बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आ पाएगा। बिल्कुल,
और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए कावेरी विवाद को लेकर भी चर्चा करेंगे। कावेरी विवाद के बीच कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल तमिलनाडु को 8000 क्यूसेक पानी डेली दिए जाएंगे। इस बात का जिक्र द हिंदू के अखबार में किया गया है और इस खबर को द हिंदू में आप डिटेल में पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे कि आखिर कावेरी के जल को लेकर के क्या पूरा विवाद रहा था। 8000 क्यूसेक का जो पानी है वो डेली तमिलनाडु को दिए जाने का जिक्र यहाँ किया गया। कावेरी जल नियंत्रण समिति की बैठक में कर्नाटक को 12 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन तमिलनाडु को कावेरी का 1 टीएमसी औसत पानी छोड़ने के लिए सिफारिश की गई थी। देखिए, कर्नाटका टू रिलीज 8000 क्यूसेक ऑफ कावेरी वाटर डेली टू तमिलनाडु। द CWRC has ordered the state to discharge 11,500 cubic of water till July 31st. The CM says the cumulative water storing in the Kaveri's basin reservoirs stood the capacity of the river's good rainfall between the July 17 and 24. देखिए, कावेरी का एक ऐसा मसला है, कावेरी विवाद जो आपने भी सुना होगा, हमेशा से तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच से ये जो जल विवाद है वो अभी से नहीं, बहुत पहले से गहराया हुआ है। असल वजह जो विवाद की है वो यही है कि किस हिस्से में ज़्यादा पानी जाए कावेरी का, चाहे वो कर्नाटका का हो चाहे वह तमिलनाडु का हो। फिलहाल कर्नाटका से ये कहा गया है कि अब तमिलनाडु को पानी मुहैया कराइए, क्योंकि हमेशा कर्नाटक कहता है कि मैं तो पानी देता ही हूँ और अपने हिस्से का पानी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। अब इस बार देखिए, जरा सिनेरियो आप समझिए, क्योंकि इस बार भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के चलते जो लेवल है, वाटर लेवल जो है सुरभि को काफ़ी अच्छा रहा है। इसीलिए अब कर्नाटका को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए पानी देने में। हालांकि देखिए, यही कारण है कि ये सिफारिश तो राज्य के लिए एक झटका जरूर है, जब चारों जलाशय अब तक पूर्ण रूप से भरे नहीं थे। लेकिन राज्य का तर्क ये है कि जुलाई के अंत तक अगर बारिश और जल भंडारण की स्थिति को देखने के बाद से तमिलनाडु को पानी छोड़ने के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। और यही इसी वजह से मांग भी की गई है कि तमिलनाडु को 8000 क्यूसेक प्रतिदिन पानी दिया जाए कर्नाटक की ओर से, क्योंकि अब कई ऐसी नदियां हैं जो कि इस वक्त पूरी तरीके से भरी हुई नजर आ रही है। मानसून का सीजन है और मानसून के सीजन में कोई भी नदी इस वक्त आपको सूखी हुई नहीं दिखाई देंगी। चलिए, यही बड़ी वजह है कि CWCR ने पानी छोड़ने की सिफारिश की है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है, उमस से लोग परेशान हैं। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि झमाझम बारिश देखने को फिलहाल मिल रही थी, लेकिन इसके बाद जैसे ही बारिश रुकती है, मौसम में किस तरीके से नमी देखने को मिल जाती है। रविवार को दिल्ली में मौसम के 3 रंग देखने को मिले। कभी बादलों की आवाजाही रही, कभी धूप के साथ हवा चली, वहीं शाम होते होते उमस ने भी लोगों को परेशान किया। IMD के अनुसार दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पूरे सप्ताह में बारिश होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, आज हफ्ते भर बारिश के आसार नजर आएंगे और जिस तरीके से लोग बेहद गर्मी से परेशान थे, बेहद गर्मी से हाहाकार मची हुई थी, अब कहीं ना कहीं उनको राहत नजर आएगी। तो फिलहाल देखिए, एक बार फिर से चेहरों पर मुस्कान आ सकती है, क्योंकि ज़रा सी बारिश के बाद में देखा होगा कि उमस हो जाती है और गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और यही इस वक्त दिल्ली में महसूस किया जा रहा है। लेकिन अब इस गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर आएगी। तो फिलहाल देखिए, कई ऐसे जगह है जहां पर अभी भी अलर्ट लगातार IMD की तरफ से जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन एक और जहां लोगों को उमस से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त बाढ़ जैसे हालात भी कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं और लोगों को यह कहा जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर आप ज़रूर रहें, ताकि किसी को किसी प्रकार से जानमाल का नुकसान न होने पाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुरभि, बिल्कुल, तो देखिए, जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 40 सालों के बाद खोला जा रहा है और ये एक और खुशी की खबर है, क्योंकि जिस तरीके से 40 सालों का लंबा इंतजार लोगों ने किया है, और इस खबर को नवभारत टाइम्स में आप प्रमुखता के साथ देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर रखे रत्न भंडार को रविवार को 40 साल बाद फिर से खोला गया। इसके लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यों की एक टीम का गठन भी किया था। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायाधीश विश्वनाथ रथ
श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन यानी SGTA के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी, ASI अधीक्षक DB गडनायक और पुरी के नाम मात्र राजा गजपति महाराजा के एक प्रतिनिधि सहित 11 लोग इस टीम का हिस्सा रहे थे। देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। एनबीटी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एनबीटी ने भी इस खबर को जगह दी है। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और प्रमुखता से छापा गया। चलिए आपको बता दें कि साफ तौर पर 46 वर्ष यानी कि 46 साल का लंबा इंतजार था सुरभि और रत्न भंडार, जी हाँ रत्न भंडार आप समझ लीजिए, 11 सदस्यीय टीम की उपस्थिति में शुभ मुहूर्त में ये रत्न भंडार को खोला गया, बाहरी द्वार को खोला गया। आज महाप्रभु की वापसी, रथ यात्रा और अन्य तिथि निर्धारित कर जाएगी और इस भंडार को वापस से पूरी तरीके से खोला जाएगा। चाबी से नहीं खुला, खोलने की कोशिश की गई और प्रॉपर आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से आप और किसी वक्त खोले, नहीं, एक शुभ मुहूर्त होता है और शुभ मुहूर्त के तहत ये जो द्वार है वो खुलते हैं। चाबी से नहीं खुला रत्न भंडार का द्वार, पूर्ण निर्णय के अनुसार बाद में ताले को तोड़ा गया। तो 3 चरणों में पूरे होंगे रत्न भंडार से जुड़े हुए काम, जरा समझिए। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी के अनुसार रत्न भंडार से जुड़े शायद 3 चरणों में काम पूरे होंगे। पहले चरण में भंडार को खोला गया, दूसरे चरणों में रत्नों के स्थानांतरित किया जाएगा, तीसरे चरण में इनकी मरम्मत व निगरानी की जाएगी, CCTV और वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। तो रत्नों के लिए 6 संदूक भी अलग तरीके से बनवाए जा रहे हैं। तो आपको ये भी याद होगा कि भाजपा ने पूरा किया था अपना चुनावी वादा, क्योंकि पुरी में रत्न भंडार खोलने का मुद्दा पिछले साल भी छाया हुआ था। और यही देखिए, इस बार जैसे ही बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई और रत्न भंडार को खोला गया, बीजेपी ने अपने वादे को पूरा किया। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई खबर की करेंगे, क्योंकि रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर आत्मघाती हमला किया गया था, कान को चीरते हुए निकल गई थी गोली, और ये खबर आप तमाम अखबारों में भी देख पाएंगे। तो सभी अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति के चुनाव हैं। हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीर देखिए। और वो आरोपी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, यही आरोपी है जिसने गोली मारी थी। चलिए इस खबर को थोड़ा तफसील से बताते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के दाहिने कान के ऊपर हिस्से में गोली लगी, बाल वे बच गए हैं। पेंसिल्वेनिया के बटलर में आयोजित हुई थी चुनावी रैली, जहां हमलावर ने जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में इसकी पहचान हुई थी, जिसको मार दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने भी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर दुख जाहिर किया। अपने पूर्व मित्रवत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से बेहद चिंतित हूं। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। उनके शीर्ष स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। तो बिल्कुल, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से हमला किया गया, गोलीबारी की गई, इसको लेकर के कई राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई, और साथ ही ये भी सवाल उठाया गया कि अगर किसी भी देश में आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो फिर ऐसे में कहीं पर भी इस तरीके की हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है और ना ही उस शख्स को माफ किया जा सकता है। हालांकि ये जानकारी भी आपको दे दे कि जिस वक्त शूटर ने गोली चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप को, तो उनकी कान को चीरती हुई गोली जरूर निकली थी, लेकिन उनकी जान भी बची और उस शूटर को उसी वक्त ढेर कर दिया गया था। देखिए, खबर इसलिए खास हो जाती है कि अमेरिका में कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह के वाकये सामने आए हों। आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में पहली घटना नहीं, इससे पहले अब्राहम लिंकन समेत 4 राष्ट्रपतियों की ऐसे ही हत्या कर दी गई थी। इसलिए खबर और ज़्यादा खास हो जाती है और कई पूर्व राष्ट्रपतियों की जानलेवा हमला उन पर हो चुका है। सीक्रेट सर्विस अमेरिका की संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उन्होंने बताया कि 78 वर्षीय ट्रंप शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए रैली को संबोधित कर रहे थे। इसीलिए चूंकि लगातार आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपतियों के जीवन पर संकट हमेशा मंडराता है, इसीलिए अब उनकी सुरक्षा और माकूल है, चाक चौबंद है। और अक्सर आपने सुबह देखा भी होगा, जब भी रैली निकाली जाती है, चाहे वह राष्ट्रपति उसमें मौजूद हो या फिर विपक्ष के तमाम बड़े लीडर जो कि बतौर चेहरा खड़े हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था और इंतजाम किया जाता है, क्योंकि इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अब तक कई ऐसे असैसिनेशंस हो चुके हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और ज्यादा प्रमुखता के साथ में वहां इंतजाम सुरक्षा के किए जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विंबलडन के फाइनल में अल्कैरेज ने जीत दर्ज कर ली है। तो फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। आपको बता दें कि स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2024 के फाइनल में
नोवाक जोकोविच को हराकर दूसरे विंबलडन का खिताब जीता। अल्कराज ने जोकोविच को सीधे सेटों में 6-2, 6-2, 7-6 से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। तो अल्कारेज फिर चैंपियन बन के उभरे हैं। विंबलडन चैंपियन बन के वापस से उभरे हुए अल्कराज। तो बिल्कुल देखिए, ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अल्कराज का जिक्र दैनिक जागरण ने किया है और ये बताया भी है कि किस तरीके से उन्होंने फाइनल में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, और ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत लगातार वो कर रहे थे। वो इस खिताब पर काफी लंबे समय से नजर भी बनाए हुए थे। तो कार्लोस अल्कराज स्पेन को आके वो 21 वर्षीय सितारा है जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। और इस जानकारी में आपको ये भी बता दें कि पिछले महीने ही अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले अल्कराज रविवार को 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 और 7-6 से पराजित किया, यानी कि उनको हराया था। तो इसी वजह से अल्कराज के नाम पर अब यह खिताब आ चुका है, और इस खबर को आप अलग अलग और भी अखबारों में देख पाएंगे। देखिए, नोवाक जोकोविच जो अपने आप में शानदार खिलाड़ी हैं, पिछले कुछ मैचेस से देखा जाए तो उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं है। हालांकि अब इस हार से जोकोविच को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। फिलहाल चैंपियन बनके अल्कराज उभरे हैं। इधर भारत ने 5वें और अंतिम मैच में जिम्बाब्वे को हरा दिया। भारत ने सीरीज में अपने नाम कर लिया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। संजू सैमसन की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी और मुकेश कुमार के अनुशासित स्पेस के बदौलत भारत ने रविवार को हरारे में 5वें अंतिम T20 मैच में जिम्बाब्वे को 42 रन से हराकर अपने जिम्बाब्वे दौरे का समापन किया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है। तो टीम किस तरीके से पारी अपने पास की, भारत की युवा टीम पहली परीक्षा में पास हुई है। देखिए किस तरीके से लगातार टीम इंडिया इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। और ये चैंपियंस जो लिखा हुआ है नीचे, सिर्फ ये चैंपियंस मानो अब आगे तक हमें नजर आएगा ही, क्योंकि अभी T20 में हमने देखा किस तरीके से चैंपियंस हमारे सामने नजर आए थे और शानदार प्रदर्शन करते हुए आगे भी आपको बता दें कि किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पूरी तैयारी उसके लिए भी है। तो भारत ने 4-1 से यानी 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। बिल्कुल, दरअसल भारत के इस बेहतरीन प्रदर्शन को हम लगातार T20 से देख रहे हैं, और T20 में जब युवा क्रिकेटर्स को शामिल किया गया था, उनसे उम्मीद हालांकि बहुत लोगों ने कम जताई थी, और ये कहा था कि शुभमन गिल क्योंकि बहुत लंबे समय से अच्छी पारी नहीं खेल पा रहे थे, तो न जाने कैसा वो प्रदर्शन इस बार करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अब जब T20 की जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों के हाथों में गई, और रविंद्र जडेजा हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, इन तीनों ने ही जब अपने रिटायरमेंट का T20 से ऐलान किया, तो T20 की सीरीज में इस वक्त पूरी टीम ही युवा टीम है, और ऐसे में उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को प्रूव करने के लिए भी। और अब जब पहली ही सीरीज में उन्होंने बढ़त हासिल कर ली, 4-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त हर ओर इस टीम को लेकर के चर्चाएं जोरों शोरों से की जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी पारी के साथ में शुरुआत हुई है, तो आगे भी ये टीम बेहतरीन प्रदर्शन इसी तरीके से करेगी। जाहिर सी बात है, चाहे की बात T20 की कर लीजिए या फिर वर्ल्ड कप की कर लीजिए, हर जगह टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहतर नजर आया है। कोई भी मैच टीम इंडिया नहीं जीता, हालांकि आप नहीं हारा। हालांकि हम फाइनल का जिक्र करते हैं तो आपने देखा होगा फाइनल में एक ही बार टीम इंडिया हारी थी, लेकिन प्रदर्शन तब भी था। T20 में भी वही चीज़ें, वही सिलसिला जारी रहा, एक भी मैच नहीं हारा, और T20 वर्ल्ड कप अपने नाम टीम इंडिया ने किया। इसके बाद देखिए अब इस सीरीज पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है बेहतर नजर आया है। आगे भी उम्मीद यही टीम इंडिया से कि प्रदर्शन आगे भी बेहतर नजर आएगा। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।